बात कर रहे थे चैप्टर 5 अध्याय 5 भौतिकी कक्षा 11 गति के नियम। हमने बात कर चुके थे कि एक समान गति में किस तरह की चीज़ें को हम उपयोग में लाते हैं। हम बात कर चुके थे कि पेपर और किसी भारी चीज़ को एक साथ जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो अरस्तू का उसमें किस तरह का विज़न था और बाद में गैलीलियो ने उसको किस तरह से चेंज किया। हमने बात की थी कल कि पीसा की मीनार से जब दोनों वस्तुओं को एक साथ गिराया गया 12वीं शताब्दी में, तो कैनन बॉल और एक राइफल बॉल दोनों एक साथ साथ नीचे आए, जबकि अरस्तू का जो विज़न था उसके हिसाब से दोनों को अलग अलग समय पर आना चाहिए था। तो अरस्तू के विज़न को हमने वहाँ पर फेल किया था। हमने देखा था कि वो किस तरह से अधूरा है और उसमें किस तरह की चीज़ें, किस तरह से वो पूरी स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे गैलीलियो गैलीलियो के काम के ऊपर, जो कि उन्होंने लगभग 16वीं शताब्दी में कार्य किया, और देखेंगे किस तरह से उन्होंने अरस्तू की अवधारणा को निरस्त किया और अपनी अवधारणाएं दी। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं विज्ञान की अवधारणाओं में, विज्ञान के विकास में। उस 16वीं शताब्दी में काफ़ी काम हुआ है जिसमें कि गैलीलियो गैलीली ने काफ़ी काम किया। इनकी एक बायोग्राफी आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में, गुरुत्व के चैप्टर में आप इनके बारे में और पढ़ेंगे। कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है और इन्होंने समाज के साथ टक्कर ली। इनका योगदान, मैं उनके सामाजिक योगदान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हालांकि उस समय काफ़ी असंतोष रहा इनके द्वारा कार्य किए गए कार्यों के ऊपर। एक बात मैं बस एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा आपको दोस्तों, विज्ञान की अवधारणाओं को कभी भी आप समाज से अलग करके नहीं देख सकते हैं। विज्ञान की सभी अवधारणाएं समाज के साथ रही हैं, और कई दफ़ा ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के अंगों ने विज्ञान की अवधारणाओं को प्रभावित किया है। विज्ञान किस दिशा में आगे बढ़े उनको प्रभावित किया है, चाहे वो 12वीं शताब्दी की बात हो, चाहे वो 16वीं शताब्दी की बात हो, चाहे वो अभी 20वीं और 21वीं शताब्दी की बात हो। खैर, इस सब बातों पर हम आगे और चर्चा कर पाएंगे जब मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स में हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया करके। कल हम बात कर रहे थे कि किसी वस्तु को, उसकी गति की स्थिति को बदलने के लिए आपको बल की ज़रूरत है, और गति की स्थिति चाहे वो विरामावस्था में हो और चाहे वो गतिमान हो, वहाँ पर कोई बल की आवश्यकता नहीं है। कोई, जब मैं बल की बात करता हूँ तो एक नेट बल की बात करता हूँ, एक टोटल बल की बात करता हूँ जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड है। देखिए, चित्र एक में आप देख रहे हैं, पहले चित्र के दो हिस्से हैं। इसमें पहले हिस्से में आप देख रहे हैं एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ एक आनत तल या इंक्लाइंड प्लेन, जिसका कि कुछ झुका हुआ है, उस पर नीचे गिर रही है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर कि जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आती है उसका वेग बढ़ता है या उसकी चाल बढ़ती है, अर्थात वहाँ पर एक त्वरण कार्य कर रहा है। ये त्वरण कहाँ से आया? एक बल लग रहा है। ये बल कहाँ से आया? गुरुत्वीय बल, गुरुत्व के बल की वजह से आया। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक गेंद नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसका वेग, ये चाल कम हो रही है, अर्थात आपको एक बल लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा जिससे कि उसकी गतिमान स्थिति सेम बनी रहे। तो ये तो एक बात है, गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने कि ये दर्शाया। अभी इनके कंसिक्वेंसेस पर मैं बात करूँगा। अब दूसरे चित्र पर आइए। दूसरे चित्र पर एक ये सरफेस है, गोलीय सरफेस है, आधा पैराबोलिक है। इसको आप अपनी किताबों में बहुत सारी तरीके से देखते हैं, कोई बात नहीं, आप कोई सी भी तरह से लीजिए। आप दूसरे चित्र का सबसे ऊपर वाले चित्र में देखिए कि दोनों हिस्से बराबर हाइट पर हैं। अब यहाँ पर आपने एक सिरे से किसी बॉल को छोड़ा तो ये नीचे की तरफ थोड़ी ज़्यादा वेग से गई, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर ये ऊपर की ओर उसी हाइट तक पहुँच गई जिस हाइट तक इसे छोड़ा गया था। आप सबसे ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं कि नीचे वाला आने वाला रास्ता और ऊपर आने वाले रास्ते दोनों सर्वांग सम हैं, अर्थात एक जैसे हैं। अब बीच वाले चित्र में देखिए। इस बीच वाले चित्र में जो वापस जाने वाला रास्ता है उसको थोड़ा और इंक्लाइन किया गया है, उसको थोड़ा सा और झुकाया गया है। अब इसमें आप देखें तो जब जैसे जैसे गेंद को नीचे आ रही है और जब ऊपर की ओर जाएगी, तब आपका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि इस चित्र को गेंद लगभग उसी ऊंचाई तक जाती है जिस ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। इस पर इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसने कितनी दूरी तय की। देखिए, इस दूसरे चित्र में अगर आप दूरी तय करने की बात देखेंगे तो आप पाएंगे
कि दूसरे चित्र में उस गेंद ने ज़्यादा दूरी तय की है, जबकि पहले चित्र में लगभग उतनी ही दूरी तय की थी जितनी दूरी की उस गेंद ने ऊपर से नीचे आने में तय की थी, और लेकिन ऊंचाई लगभग वही है। मैं लगभग शब्द क्यों उपयोग में ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जो कि हम अपने लैब्स में करते हैं, वहाँ पर जो भी सतह होगी उन सतह पर कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होगा, चाहे आप उस पर कितना भी लेपन क्यों ना कर दें, चाहे वो कांच की सतह हो या कोई भी सतह हो, कुछ ना कुछ लेपन जरूर होगा, कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होगा, और वो घर्षण गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी घर्षण होगा तो वो विपरीत दिशा में काम करेगा, कम हो या ज़्यादा हो। आपने यहाँ पर मैंने ऐसी सरफेसेस ली है, वहाँ पर रेल्स ली हैं, इसमें रेल्स जिसमें कि घर्षण कम से कम हो, लेकिन फिर भी घर्षण है, तो लगभग मैं शब्द का जो उपयोग कर रहा हूँ मैं इस कारण से कर रहा हूँ, घर्षण के कारण से कर रहा हूँ। तीसरे चित्र में जो चित्र सबसे नीचे है, उस चित्र में आप देख रहे हैं कि वापस जाने का, जो गेंद के वापस जाने का, एक बार जब गिर गई तब उसका रास्ता बिल्कुल समतल है, बिल्कुल समतल है और बहुत लंबा रास्ता है। इस चित्र में आपको बहुत छोटा दिखाया गया है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है। तो आप पाएंगे कि ये गेंद चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है और रुक नहीं रही है। और ऐसा क्यों? इसका अर्थ क्या है? अगर आप घर्षण बल को नगण्य मान लें तो आप ये पाएंगे कि एक समान यहाँ पर कोई और बल कार्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, लेकिन उस गुरुत्वीय बल की दिशा दूसरी है, इस दिशा दूसरी है। तो लेकिन जो दिशा है जिस बल में गति कर रहा है गेंद, वहाँ पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है सिवाय घर्षण बल के। घर्षण बल का मैंने कहा आपसे कि उसको नगण्य मान लीजिए थोड़ी देर को, और तो जब आप पाएंगे कि एक साथ साथ का वो चलती ही जाएगी। इन दोनों चित्रों के जो हमने डिस्कशन किया कि एक समान गति के लिए कोई नेट बाह्य बल, ये नेट बाह्य बल आपने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, हम बाद में बात करेंगे जब अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बलों की बात करेंगे। एक समान गति के लिए कोई नेट बाह्य बल की लगना आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं, सिवाय घर्षण बल को अगर आप कवर करें तो उससे काम हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा, ये तो आप जानते हैं। शून्य त्वरण कभी तभी हो सकता है जबकि उस पर कोई नेट बाह्य बल काम ना कर रहा हो। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए ये पुस्तक रखी हुई है, आप चित्र में देख रहे हैं कि पुस्तकों का एक स्टैक रखा हुआ है। अब पुस्तकों का स्टैक आपने सवेरे वहाँ रखा, शाम को आप वहाँ आए, देखिए इस केस में बल कार्य तो कर रहा है। जैसे मेरे सामने भी एक पुस्तक रखी हुई है, आप चित्र में भी पुस्तक देख रहे हैं, ये एक गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगा रहा है, उसके बराबर और विपरीत दिशा में ये जो टेबल है, जो टेबल का जो तल है, वो इन पुस्तकों के ऊपर एक दूसरा नॉर्मल बल लगा रहा है, अभिलंब बल लगा रहा है। उस अभिलंब बल वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो उस पर नेट बल शून्य है, नेट बल ऊपर नीचे की दिशा में शून्य है। अब इसका मतलब यह है कि ये पुस्तकें वहीं की वहीं रखी हुई हैं, उसी जगह पर रखी हुई हैं जहाँ पर सवेरे हमने रखी थी। इस दरमियान कोई उस पर एक्स्ट्रा बल नहीं लगा। अब इसको आप देखेंगे कि अगर आप अगले दिन ये आगे की तरफ चला गया, जैसे एक जगह से दूसरी तरफ चली गई, तो वहाँ पर आप, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस पर कोई ना कोई बल लगा है। वो बल किस दिशा में लगा है? जिस दिशा में कि वो पुस्तकें मूव हुई हैं। अब इस सब चीज़ों में अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अरस्तु से कहाँ गलती हो गई, क्या चीज़ रह गई। उनकी जो अवधारणा थी वो 4 शताब्दी या 400 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक चलती रही, इतने लंबे समय तक चलती रही, और उस अवधारणा में हमारे जो प्रयोग थे वो उस अवधारणा पर खरे नहीं उतर रहे थे, उसके बावजूद भी चल रही थी। तो इसलिए अरस्तु को लाना जरूरी है कि अरस्तु से क्या रह गया, क्योंकि अरस्तु की जो कल्पना थी, जो परिकल्पना थी, वहाँ पर घर्षण बल की परिकल्पना बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर पृथ्वी एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रही है, कोई सतह से बल लग रहा है, वो उसकी अवधारणा बिल्कुल नहीं। अब इस घर्षण बल को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ। जैसे एक गेंद, सबसे ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं, एक गेंद एक पथरीली जगह पर चल रही है जो कि सतह उसकी असमान है। तो आप देखेंगे अगर आपने गेंद को छोड़ा तो वो गेंद थोड़ी सी दूर तक आगे गई और आगे जाकर रुक गई। फिर इसके बाद में आपने दोबारा से उसी गेंद को दोस्तों उसी वेग से, मतलब समान प्रयास से आपने एक कंक्रीट की सतह पर छोड़ा, तो आपने देखा कि वो बॉल आगे की तरफ गई और आगे बढ़ गई,
अब इसी बॉल को फिर कांच की सतह पर छोड़ा तो देखा बॉल और आगे तक गई। इसी तरह से तो आप घर्षण बल बच्चों को समझाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को भी आप अपने घर्षण घर्षण बल की परिकल्पना को समझाते हैं। इस सब चर्चा से आप क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि वास्तव में किसी चिकनी सतह मतलब जैसे कांच चिकनी सतह थी, खुरदरी सतह की अपेक्षा कंक्रीट का जो सतह थी वो ज़्यादा चिकना था और उससे भी ज़्यादा चिकना कांच है। और चिकना बनाना चाहते हैं, कांच के ऊपर थोड़ा सा लेपल लगा दीजिए, ग्रीस कर दीजिए तो वो और चिकनी हो जाएगी। वो सतह है, आपको चिकनी सतह पर वहाँ पर घर्षण बल और कम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर्षण बल जहाँ शून्य हो वहाँ पर एक अगर कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, एक समान चाल से या एक समान वेग से गति कर रही है, तो वो उस सतह पर सदैव गतिमान उसी तरह से बनी रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सतह पर जब जब वस्तु रुक जाती है, चलते चलते रुक जाती है या विरामावस्था में आ जाती है, तो वो किस वजह से आती है? वो घर्षण बल के कारण आती है कि उस वस्तु पर और सतह के बीच में एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। अतः आप समझ गए कि विरोधी बल की अनुपस्थिति में अगर कोई वहाँ पर कोई विरोधी बल नहीं है, घर्षण बल एक विरोधी बल है। देखिए, ये विरोधी बल बड़ी कमाल की चीज़ है। आप जानते हैं कि ये विरोधी बल का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो समाज में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे चाहे हो, साइंस में भी उतना ही ज़रूरी है ये विरोधी बल। क्योंकि आप जानते हैं अगर ये विरोधी बल नहीं होता तो हम और आप सड़क पर चल नहीं सकते थे। ये विरोधी बल, फ्रिक्शन बल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स इज़ ए नेसेसरी इविल, मतलब ये घर्षण बल एक आवश्यक बुराई है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोई गतिमान वस्तु है तो वो गति में चलती रहेगी, कोई कभी समाप्ति नहीं होगी, तो चलते ही रहेगा। या अगर कोई वस्तु किसी तरह से आगे गतिमान ही नहीं कर पाई, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, इस उदाहरण का एक्सप्लेनेशन आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते हैं, उस फोर्सेस की वजह से आप अपना पैर आगे की तरफ बढ़ा पाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ तक कि कोई भी आनत तल हो, है ना, कोई भी झुका हुआ तल है, आनत तल है, तो आनत तल पर इसकी गति को अगर नीचे की तरफ आ रही है, अगर आपको इसको रोकना है तो एक बल तो काम कर रहा है जो कि घर्षण बल है, सतह की तरह से आ रहा है। जो सतह से आ रहा है, एक बॉल रखी हुई है सतह पर, उस सतह पर जो सतह से जो वो घर्षण बल है, एक बल तो वो है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल है वो उससे ज़्यादा है, तो बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब आपको इस बॉल को अगर रोकना है तो एक विपरीत दिशा में एक और बल लगाना होगा। आपने जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, एक विपरीत दिशा में एक और बल लगाना होगा और उस बल को लगा करके ही आप एक रोक सकते हैं। बट आप देख रहे हैं इस डिस्कशन में एक बल को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स क्या है, बल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस भौतिक राशि को डिफाइन या परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, लाइफ तो सिंपल जब होगी जबकि हमारे पास सब कम से कम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे डिस्कशन का अर्थ ये हुआ, किसी भी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होती है और उसकी अगर स्थिति को बदलना है तो आपको उसकी स्थिति को वहाँ पर बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। और ये जो बात मैंने कही, ये बात खाली आपकी पृथ्वी पर ही नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के हर जगह पर, हर जगह में, चाहे आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर इस बात, ये सार्वभौमिक तौर पर सत्य है कि आपको ये अगर किसी एक समान गति से बदलना है तो आपको उसको वहाँ पर एक बल लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अक्सर शिक्षकगण और मेरे साथी और बच्चे, छात्रगण सवाल पूछते हैं कि सब धरती पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पर वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर कैसे लगा रही है, एक ही कक्षा में कैसे चक्कर लगा रही है। तो इस सब बात को तो हम गुरुत्वीय बल के चैप्टर में, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एक बल की अवधारणा के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि चाल के साथ क्या संदर्भ है, वो ये है कि अगर चाल पृथ्वी की थोड़ी सी कम हो जाए किसी भी वजह से, तो जो बीच में गुरुत्वीय त्वरण बल है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखिए, जो वर्तुल गति में जो वृत्तीय गति है वहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल होते हैं और जो गुरुत्वीय बल है वो दोनों एक दूसरे को नियत बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पुस्तक रखी हुई है, इसका गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है और उसी के साथ साथ ये टेबल, इस पुस्तक पर ऊपर की ओर एक अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स जिसे कहते हैं, वो लगा रही है और दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो कोई गति नहीं हो रही है ना। इसी तरह से पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी उसको जब घूम रही है तो वहाँ पर एक संतुलित बल बल है
और अगर पृथ्वी की चाल थोड़ी सी कम हो जाएगी तो गुरुत्वीय बल बढ़ जाएगा और पृथ्वी सूर्य में मिल जाएगी, घुस जाएगी, पृथ्वी का पूरा ग्रह सूर्य के अंदर घुस जाएगा। इसी तरह से अगर पृथ्वी की चाल थोड़ी सी बढ़ जाए तो पृथ्वी एकदम से अपनी कक्षा से फ्लाई अवे कर जाएगी, बाहर की ओर भाग जाएगी। और मैं अपने और आपके जीवन की बात इसमें नहीं करूंगा लेकिन मैं एक पिंडों की बात कर रहा हूँ, पिंडों के मोशन की बात कर रहा हूँ इस समय। और अब इसके आगे अगर हम देखें तो इससे क्या हो रहा है कि किसी वस्तु की गति को या तो रोकें या धीमे करें या बढ़ाएं, उन सब के लिए आपको एक बाह्य बल की आवश्यकता है। और मैंने अभी पहले भी आपको जड़त्व की परिभाषा देने की कोशिश की थी। देखिए, मैं आपको जड़त्व की सीधी परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं जड़त्व को ड्राइव कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत को महसूस को ड्राइव कर रहा हूँ। ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म का तरीका है कि जब हम पढ़ाते हैं किसी चीज़ को तो उसको इस तरह से पढ़ाएं कि चीज़ें अपने आप निकल करके आए, ना कि हम उसकी परिभाषा दें। खैर कोई बात नहीं, इसी तरह की चीज़ों को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये विशेष चीज़ें जो अब तक मैंने बताई उनका एक विशेष चीज़ है, उनका सब मैं बताऊँ। नंबर 1, किसी पिंड की एक समान गति का अर्थ है कि पिंड शून्य त्वरण से गतिमान है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल शून्य है तो वस्तु का त्वरण शून्य। ये एक ही बात को मैं अलग अलग तरीके से कह रहा हूँ, अर्थात किसी वस्तु का त्वरण सिर्फ उसी अवस्था में अशून्य हो सकता है जबकि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित हो। बाह्य बल मतलब नेट बल। अब तीसरी चीज, इन्हीं सब बातों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का त्वरण सिर्फ उसी अवस्था में अशून्य होगा जबकि उस पर कोई नेट बाह्य बल आरोपित होगा। नेट बाह्य बल का ध्यान जरूर रखिए कि नेट बाह्य बल से मतलब ये है कि अगर दो बल काम कर रहे हैं, दोनों बराबर है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो उस पर नेट बाह्य बल शून्य है। तो वो बल, इस तरह के बल उसकी गति की अवस्था को बदलने में योगदान नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, मैं बल की बात कर रहा हूँ, गुरुत्वीय बल तो एक है ही है, उसके साथ साथ पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण एक घर्षण बल भी है। पिछले एपिसोड में हमने इस पर चर्चा की थी कि क्षान बल है, वातावरण की वजह से जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एक लेयर में काम करते। पिछले एपिसोड में हमने कई सारे उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश की थी कि वहाँ पर श्यानता बल, विस्कस फोर्सेस किस तरह से कार्य करते हैं। चैप्टर 10 में आप फिर से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम कई सारे तरीके के बल हैं। अगर आप ये जो गुरुत्वीय बल है ये हर जगह रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड में रहेंगे। दोस्तों, साइंस का ये जो गुरुत्वीय बल है ये एक हर जगह कहीं चले जाएं, पूरे मिल्की, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ये सार्वभौमिक, आपने सार्वभौमिक नियम है। ध्यान रखिए कि ये ही एक ऐसा नियम है, अदरवाइज जितने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर बदलते हैं। सारे नियमों की शेप बदलती है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। जो यूनिवर्सल लॉ है वो सिर्फ अभी तक जो हमारा ज्ञान है, जो मनुष्य का ज्ञान है, उसके हिसाब से गुरुत्वीय बल का ही जो नियम है वही सार्वभौमिक है। अदरवाइज चाहे वो बोर मॉडल हो, चाहे वो एटॉमिक थियोरी हो, चाहे वो न्यूक्लियर थियोरी हो, वो सब ब्रह्मांडों पर अलग अलग तरीके से बदलते हैं, उनका रूप बदल रहा है हर का। यही एक ब्रह्मांड का नियम है अभी तक जितना ज्ञान हम लोगों को है। तो ये कहने की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुत्वीय बल हर जगह है, लेकिन चूंकि पिंड बहुत दूर दूर है, आप इंटरस्टेलर स्पेस में है, अंतरतारकीय क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर पिंड बहुत दूर दूर है, तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 है, 1/6वां हिस्सा है। इस तरह से दूसरे ग्रहों पर इंटरस्टेलर स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम है, लगभग शून्य के बराबर है, जिसको कि हम कई दफ़ा ग्रेविटी फ्री क्षेत्र या माइक्रो ग्रेविटी क्षेत्र कहते हैं, माइक्रो ग्रेविटी या नैनो ग्रेविटी क्षेत्र कहते हैं। खैर, मैं उन सब की बात यहाँ पर आपको सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ जिससे कि आप आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हों। ये सब रिसर्च के एरिया हैं, यहाँ पर बहुत शोध की ज़रूरत है अभी भी। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि जड़त्व की अवधारणा से, जो कि एक प्रतिरोध था, उस अवधारणा से हम एक बल की ओर आ रहे हैं। अब हम बल को समझ पा रहे हैं कि बल क्या चीज़ होती है। देखो दोस्तों, बल कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपने शिक्षक के पास गए और शिक्षक ने से आपने कहा कि बल क्या चीज़ होती है दिखाओ, और उन्होंने अपनी ड्रायर खोली और ड्रायर में से निकाल करके आपको दे दिया। नो, बल एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, एक सोच है। सोच किस तरह से है? या तो एक धक्का है, पुश, आपने धक्का दिया किसी वस्तु को तो वो वस्तु आगे की तरफ बढ़ी, उसको पीछे की तरफ खींचा तो एक पुल, तो वो आगे, आपके आगे की तरफ आई।
या हिट किया, जैसे कि हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में आम तौर से जो बलों की अवधारणा वो होती है गति देने के लिए वो हिट के रूप में होती है, पुश और पुल के फॉर्म में ज़रा कम होती है। दोस्तों आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा गौर फरमाइए तो आप पाएंगे कि हिट ज़्यादा फोर्स होता है। आपकी पुस्तकों में कुछ हद तक इन हिट के ऊपर इतनी जोर नहीं दिया गया है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में हिट ज़्यादा ज़रूरी है, एक झटका ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस झटके के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झटका ही इस सारी दुनिया को बदलता है। अब हम देख रहे हैं कि इसके बारे में परिभाषित किया है, जो किसी वस्तु की एक समान गति या उसकी विरामावस्था की स्थिति को बदलने या बदलने की कोशिश करता है। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बदलने या बदलने की कोशिश करता है। कई दफा अगर बदलने की कोशिश कर रहा है मतलब अभी तक वस्तु गतिमान में नहीं है, मगर बल लग रहा है। अब क्या हो रहा है इस स्थिति में कि वस्तु के ऊपर जो घर्षण बल है, अब घर्षण बल ज्यादा हो गया और जो बल लगाया जा रहा है वो बल कम है। देखिए मैं इस पुस्तक को आगे की तरफ बल लगा रहा हूं, लेकिन पुस्तक अभी आगे नहीं बढ़ी। इस पुस्तक का इस टेबल की सतह के साथ एक घर्षण बल है, एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब जो मैं बल लगा रहा हूं वो घर्षण बल के बराबर नहीं है। बल तो है लेकिन ये बल इस वस्तु को, इस पुस्तक की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब मैंने जरा ज्यादा बल लगाया, अब देखिए ये मूव कर रही है। अब मैंने बल लगाया तो ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर तो उसने गति की स्थिति को बदल दिया, लेकिन बल दोनों स्थितियों में था, या तो बदले या बदलने की कोशिश करे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अतः ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये विश्व की, ब्रह्मांड की सभी चीजों पर है कि विश्व में वस्तुओं की गति की अवस्था को जब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि उस पर कोई नेट बल, बाह्य बल कार्यरत ना हो। अब ये जो असंतुलित बल है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जड़त्व के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं हम समझ सकते हैं। इस जड़त्व के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, विरामावस्था, गति अवस्था और दिशा। देखिए विरामावस्था से क्या तात्पर्य है कि जब ये विराम में है वस्तु, तो अब मैं इस पर हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने अभी उसका उल्लेख किया था, हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ, पूरा पर्याप्त नहीं है। किस वजह से ये मूव नहीं कर रहा? क्योंकि इस वस्तु का जो जड़त्व है वो इसको आगे मूव नहीं होने दे रहा है, इसको आगे गति नहीं होने दे रहा है, तो ये विरामावस्था का है। अब कोई गाड़ी, कोई कार आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे चल रही है, ठीक है। अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे चल रही है, अब आपको उसको बदलना है। तो आपको बदलने के लिए क्या करना होगा? आपको एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा, कार के एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा, एक्सीलेटर बढ़ाना होगा, वहाँ पर एनर्जी और देनी होगी, फ्यूल एनर्जी, तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा, उस फोर्स से वो बदलेगा, तो गति स्थावस्था का जड़त्व है। इस तरह से दिशा बदलनी है, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है। आपने देखा होगा ना कि जानवर सड़कों पर चलते, कोई सीधा तो चलता नहीं, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो कुत्ता हो, या आप भी हो, बहुत बहुत अगर आप माइन्यूटली देखेंगे, अगर आप सीधी दिशा में, एक दिशा में नहीं चल पाते, सड़क के साथ साथ चलते हैं, बदलते हैं अपनी दिशा में, या सीधी सड़क भी हो तो भी आपकी अवस्था थोड़ी सी बदलती है। तो ये 3 दिशा के जड़त्व है। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों से। किसी भी, मान लीजिए जब आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से आप बस में बैठे हुए हैं, बस बिल्कुल रुकी हुई है, ड्राइवर आते हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं मान लीजिए, और बस अचानक से स्टार्ट होती है और चल देती है एकदम से, तो आपको क्या होता है? एक झटका लगता है। कैसे झटका? पीछे की तरफ लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है ना। क्यों लगता है वो? क्योंकि आपका जो पैर है, देखिए हम अपने पैर को, मैं बार बार कह तो रहा हूँ कि वो एक रिजिड बॉडी, एक दृढ़ वस्तु है, पर वास्तव में वो पूरी तरह से दृढ़ वस्तु नहीं है। होता क्या है कि आपका पैर तो बस की सतह के साथ लगा हुआ है और बस पर एक आगे बल लगा। एक बात मैं अभी बताऊंगा कि बस पर ये बल कैसे लग रहा है या कार पर बल कैसे लगता है। तो जैसे बल लगा तो बस आगे की तरफ बढ़ी, उसमें एक त्वरण आया आगे की तरफ जाने के लिए, आगे की तरफ आया, तो आपका जो पैर था जो कि बस की सतह से चिपका हुआ है, वो उसके साथ साथ आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन आपका जो ऊपर का सिरा है वो पुरानी जगह पर ही रह गया जैसे पहले था, क्योंकि वहाँ पर वो जड़त्व ऊपर तक नहीं आया, वो मोशन ऊपर तक एकदम से नहीं आया। तो धीरे धीरे आपको क्या हुआ? पीछे की तरफ झटका लगा, एकदम से झटका लगा। तो ये आपका विरामावस्था का जड़त्व है। कोई डस्टर है, डस्टर को आप झाड़ते हैं, ऐसे करके झाड़ते हैं, तो क्या होता है? तो उससे चौक नीचे बाहर आ जाती है। तो चौक जब बाहर आती है तो आप, क्या हो रहा है कि डस्टर में आपने जब झटका मारा तो डस्टर तो पीछे की तरफ गया, लेकिन उसके अंदर जो चौक के कण थे
वो वहीं के वहीं रह गए, वो विरामावस्था में थे। तो वो विरामावस्था में थे, अब क्या हुआ कि उनके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कार्य कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं विरामावस्था के जड़त्व को दिखाने के लिए। देखो एक गिलास है ये, इस गिलास के ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड रखा, थोड़ा मोटा कार्डबोर्ड रखा है, जिससे कि इस पर मैं ठीक से बल लगा सकूं। अब इसके ऊपर एक सिक्का रखता हूं मैं, ये सिक्का मैंने रखा। अब आप देखिए, मैं एक बल लगाऊंगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इसको गति देने के लिए। नेट बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, देखिए कार्डबोर्ड फ्लाई करके बाहर की ओर चला गया, सिक्का अंदर आ गया। आपने देखा तो क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड को तो मैंने मोशन दिया था। अब इसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ था वो इसके साथ दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ नहीं था। तो जैसे ही मैंने कार्डबोर्ड को बल लगाया तो कार्डबोर्ड तो आगे भाग गया और उसके ऊपर रखा हुआ सिक्का नीचे की तरफ गिर गया। आप जरा करके देखिएगा, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, आप देखिए कितने कॉइन्स तक आप एक साथ रख पाते हैं। इसके बाद अब आता है गति अवस्था का जड़त्व। अब आप कोई धावक दौड़ रहा है, मान लीजिए कोई धावक दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते वो आपने देखा होगा कि वो फिनिशिंग पॉइंट पर आकर एकदम से रुकता नहीं है, वो फिनिशिंग पॉइंट से एकदम से आगे जाता है, आगे दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर उसके एक रिटार्डेशन तो आया, एक मंदन तो आया, जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट उसने पूरा किया, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट तक आते आके उसका त्वरण बहुत ज़्यादा था, उसका वेग सबसे ज़्यादा था। जैसे ही फिनिशिंग पॉइंट पर आता है धावक, फिनिशिंग पॉइंट पर अब एकदम से जीरो नहीं होगा, उसको थोड़ा सा समय लगेगा, उस जो फिनिशिंग पॉइंट पर जो ज़्यादा तेज़ी से व्यवस्थित थी वो लगेगा। इसी तरह से जब आप गाड़ी पर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, कार चल रही है एकदम से, और कार चलते चलते एकदम से ब्रेक अगर लगे, तब क्या होगा कि आपके पैर, देखिए ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका शरीर पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं है। नतीजा कि आपके पैर तो दृढ़ रूप से संलग्न है बस की सतह की निचली सतह के हिसाब से, बस सतह पर आपका जैसे ही ब्रेक लगा, बस की सतह रुकी, आपके पैर रुक गए, लेकिन आपका जो ऊपर का शरीर है, वो ऊपर का शरीर उसी त्वरण से या उसी चाल से आगे की तरफ गति करता रहेगा। देख रहे हैं मुझे आप? मैं एकदम से आगे की तरफ गिरता हूं। आप देखते, ये है गति अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था। इसी तरह से आप देखते होंगे, अब आता है तीसरा तरह का जड़त्व, जो कि दिशा का जड़त्व था। किसी जानवर को आप देखते हैं इधर उधर की गति करता रहता है, या हाथ की, एक अच्छा एग्जाम्पल, आपने कभी हाथ की चक्की देखी है? आटा पीसने वाली चक्की या दाल पीसने वाली चक्की, इस तरह से देखिए कभी आपने आपने ध्यान दिया होगा कि जब चक्की पीसी जाती है तो साइड से पिसा हुआ पाउडर बाहर निकलता है, या दाने बाहर निकलते हैं जब दाल पीसते हैं। हमारी दादी नानी घर में पीसती थी, आप कभी ध्यान दीजिएगा, तो उसमें से बाहर निकल, क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर एक वर्तुल गति में है दाल का कण या पानी का कण या जो जो भी पाउडर है गेहूँ, वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है और वो एक सिरे तक आ जाता है, और सिरे पर जब वो छोटा हो जाता है तब वो एक उसके टेंजेंशियल या टेंजेंट की दिशा में बाहर निकलता है। तब क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले तो चक्की से बाहर, चक्की के पाटों से बाहर निकलने से पहले उसका त्वरण एक अंदर की तरफ था और अपकेंद्रीय बल था, उसका वेग बदल रहा था, लेकिन जैसे जिस सिरे पर बाहर आया तो उसका वेग दूसरी दिशा में हो गया और बाहर की तरफ निकल आया। तो ये है एक दिशा का त्वरण। इसी तरह से आप बाल्टी को घुमाइए, थोड़ा थोड़ा धीरे से घुमाइएगा, आप बाल्टी को या मग को घुमाइए, हालांकि ये थोड़ा सा डेंजरस रह सकता है कि पानी आपके ऊपर गिर सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो इतना तो आपको आना चाहिए कि अगर आप किसी बाल्टी को या किसी मग को घुमाएं इस तरह से, तो उसका पानी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर निकलता है। ये सब उदाहरण है दिशा के जड़त्व के। गति की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसमें एक नेट बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है। ध्यान रखिए, आंतरिक बल कभी भी किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते। आप आर्ग्यू करेंगे साहब कार में तो मैंने अंदर से स्विच ऑन एक्सीलेटर दबाया था, ये तो अंदर का बल है। मैं साइकिल पर चल रहा था, मैंने साइकिल की पैडलिंग तेज़ की तो साइकिल तेज़ हो गई, या धीरे की पैडलिंग तो साइकिल की गति धीरे हो गई। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं, पर दोस्तों इसकी थोड़ा समझने का प्रयास करें कि इसकी वजह घर्षण बल है, जो कि साइकिल जिस पर या कार जिस सतह पर चल रही है वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स बदलता है, इस वजह से आप अपनी गति को बदल पाते हैं। आंतरिक बल कभी भी किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को नहीं बदल सकते हैं। अब आप एक और आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि साहब बम फूटता है
तब बम के सारे पार्टिकल्स अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से दूर जाते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु को फिजिक्स में देखते हैं तो एक दृढ़ वस्तु की तरह से देखते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र को देखते हैं। जो बम के सारे जो पार्टिकल्स गए हैं, फटे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास अगर आप देखेंगे तो वो उसी जगह पर होगा जहाँ पर कि पहले था। ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी आंतरिक बल किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है कभी भी। तो दोस्तों आज इतना ही, और इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में हम न्यूटन के गति के नियमों की दूसरे नियम की बात करेंगे। आज हमने पहला नियम जो कि जड़त्व का नियम है उसकी व्याख्या की, उसके उदाहरण देखे। दूसरा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर तृतीय नियम की बात करेंगे और उसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे। धन्यवाद।